हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा वेक्टर का पार्ट 7 है। इस पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में हम एक क्रम को फॉलो करेंगे, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। हर एक क्वेश्चन एक नए तरीके का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस मेथड को यूज़ करके हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। यदि आप सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को एक जगह देखना चाहते हैं तो ArtsGS यूट्यूब चैनल पर आप पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, उस पर देख सकते हैं। और यदि आप केमिस्ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर देखना चाहते हैं तो ArtsGS यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर वेक्टर का पार्ट 7 है। फिजिक्स वेक्टर पार्ट 7। वेक्टर पार्ट 7। देखिए, हमने पिछले पार्ट में पार्ट 6 में कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम इस पार्ट में भी, पार्ट नंबर 7 में भी बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे जो कि थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन होंगे। आज हम जो कल हमने क्वेश्चन किए थे, आई थिंक 20 क्वेश्चन, उसी के आगे क्वेश्चन आज हम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सदिश ए वेक्टर आपको दी गई है। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए कॉस ऑफ थीटा प्लस जे कैप ए साइन थीटा प्लस जे कैप ए साइन थीटा। ये आपको एक वेक्टर ए वेक्टर दी गई है। तो आपसे पूछा गया है बी वेक्टर और ए वेक्टर, मतलब आपको एक बी वेक्टर है ना, वो लंबवत है ए वेक्टर के। तो आपसे पूछा गया कि बी वेक्टर क्या होगी। आपको एक ए वेक्टर दी गई है और कहा गया कि ए वेक्टर, या कह सकते हैं बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी वेक्टर, यानी कि वी सदिश क्या होगा। देखिए, वी वेक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होती हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है ना, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90, तो कॉस 90 0 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और यदि हम देखें इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें एरर है। क्या है? एरर, ऑप्शन एरर है। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, ये वाला हल, कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे हम, तो आई कैप ए कॉस ऑफ थीटा प्लस जे कैप ए साइन ऑफ थीटा, है ना। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें किसके साथ, माइनस, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं आई कैप ए साइन ऑफ थीटा माइनस जे कैप ए कॉस ऑफ थीटा, इस प्रकार अगर हम करते हैं तो हम, देखिए, हमेशा याद रखना, आई कैप का आपको आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 1 आएगा। तो आई का आई के साथ करवा दो और जे का जे के साथ, तो निकल के आएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और इसका माइनस आ जाएगा, ये जे जे 1 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये वाला और ये वाले से कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया।
यानी आपकी जो v वेक्टर है वो क्या हो जाएगी, आई कैप ए साइन थीटा माइनस जे कैप ए कॉस ऑफ थीटा, ये आपकी v वेक्टर हो जाएगी। इस तरीके से हमें भी सोचना होगा कि v वेक्टर ऐसे निकाली जा सकती है ना। v वेक्टर ऐसे निकाली जा सकती है और हम v वेक्टर को और भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, ये भी हो सकती है v वेक्टर, है ना। तो इस प्रकार हमें सोचना है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर। a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर तथा a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के जो परिमाण है वो है 5 4 3, 5 4 3 इनके परिमाण है। आपसे बोला गया a वेक्टर व c वेक्टर के बीच कोण, मतलब आपको इस a वेक्टर और b वेक्टर के बीच कोण निकाल, a वेक्टर और c वेक्टर के बीच एंगल। देखिए हाँ हमने मान लिया a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, नहीं इसको हमने कहा b वेक्टर और हमने इसको कहा c वेक्टर। तो जो ये वाली वेक्टर है, जो ये वाली वेक्टर है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली a वेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a वेक्टर। तो हम यहां से कह सकते हैं a वेक्टर जो है वो b वेक्टर प्लस c वेक्टर है। हाँ यहां से हम ये कह सकते हैं। अब हम एंगल थीटा निकालना है किस किस के मध्य, a और c के मध्य। एक सेकेंड, किस किस के मध्य, a व c के मध्य कोण निकालिए। a व c के मध्य कोण निकालना है, बेसिकली ये वाला एंगल थीटा। a वेक्टर और c वेक्टर के बीच कोण निकालना है, ठीक है। नहीं इसको हम लेके चलते हैं। देखिए दो सदिशों के बीच एंगल नहीं पूछा आपसे, a वेक्टर और c वेक्टर के बीच पूछा है। किसके, अच्छा एक काम करते हैं सीधा सीधा, अगर हम देखें किस किस के मध्य, a और c के मध्य, तो यदि हम करें b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस ऑफ c वेक्टर, तो ये वाला c वेक्टर है तो इसका जस्ट एज इधर माइनस ऑफ c वेक्टर हो जाएगा, माइनस ऑफ c वेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों का परिणामी जो निकल के आएगा वो ये हो जाएगा। नहीं ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही देखते हैं अपन, देखिए कोशिश करते हैं, फिर अगर नहीं होगा तो वो वाला मेथड भी यूज करेंगे। देखिए b वेक्टर, c वेक्टर और a वेक्टर, ठीक है। और यदि हम देखें हमें निकालना क्या है यहाँ पर, के बीच a वेक्टर व c वेक्टर के बीच एंगल, ठीक है। इसको हमने कहा बीटा, बीटा कहा, ठीक है। यदि हम देखें r वेक्टर, मतलब r का परिमाण जो हो जाएगा
तो वो हो जाता है क्या, ये कह सकते हैं आपका जो ए का परिमाण जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2vc कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। थीटा क्या है, दो सतहों के बीच एंगल, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है। और यदि हम देखें यहां से तो ए की वैल्यू कितनी है 25 अंडर रूट मतलब ए स्क्वायर अगर हमें इधर भेज दूं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा प्लस 2। देखिए b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू है 3 कॉस ऑफ थीटा। देखिए ये 25 ये 25 शून्य 4 24 cos of theta is equal to शून्य, cos of theta is equal to शून्य, theta is equal to 90 डिग्री, theta is equal to 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया, एक सेकंड, थीटा आ गया अपना 90 डिग्री। थीटा अपना निकल के आया है 90 डिग्री। थीटा तो हमने देख लिया मतलब ये वाला एंगल अपन को निकालना है बीटा, तो हमने ये वाला एंगल निकालना आता है, अल्फा निकालना। अल्फा निकालना अपन जानते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, यदि हमने tan अल्फा निकाल लिया तो हम जानते हैं अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। ये हमें आ गया, ये कितना है 90 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 90, बस यही निकालना है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए हमें निकालना है इसका परिमाण, देखिए इसके मध्य एंगल निकालना है तो इसका परिमाण c साइन ऑफ थीटा, अब b प्लस c कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, c साइन 90, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, यानी कि हम बीटा निकालना है तो 90 माइनस अल्फा, अल्फा जो निकल के आएगा उसको 90 से घटा देंगे तो हम बीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से देखो tan थीटा की वैल्यू 90 यानी साइन 90 की 1 होती है और इसकी 0 होती है, यानी c अपॉन v। c का परिमाण कितना है 3, b का परिमाण कितना है 4, 3/4। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। लेकिन हम इतना करें क्यों, जब हम ये करना ही क्यों है, ये क्यों करें, सीधा अगर हम यहाँ से देखें हमें ये भी पता है, इसका भी परिमाण पता है, इसका भी परिमाण पता है। तो यदि हम मैं यहाँ से देखो, ध्यान से देखें तो ये वाला तो आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से cos ऑफ बीटा निकालने की कोशिश करूं, क्या cos ऑफ बीटा निकालने की कोशिश करूं, cos ऑफ बीटा निकालने की कोशिश करूं तो लाल बटे का आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, c का परिमाण कितना है 5, 3, कर्ण कितना है 5, तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 3/5, बस हो गया अपना राइट आंसर, cos इनवर्स 3/5। ये अपन ने फालतू का दिमाग लगाया, कई बार गलतियां होंगी लेकिन जरूरी है होना, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग गया कि ये प्रोसेस करने से आंसर वही प्राप्त होगा, लेकिन क्यों इतना ज्यादा घूमे जब हमें यहीं से सीधा निकल जाएगा कि जब इस एंगल का यूज करके, मतलब इस एंगल का यूज करके सीधा हम निकाल सकते हैं। cos इनवर्स 3/5,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन बोला गया एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पर देखें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, यानी ऊपर 30 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वो कुछ और कह रहा है कि 20 मीटर पूर्व की तरफ जाता है, 20 मीटर पूर्व की तरफ जाता है, और 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता है। देखो दक्षिण पश्चिम बोले तो आप बीच में ले लीजिए, कितना, 30√2 मीटर, है ना। और अगर बीच में है तो दोनों के मध्य एंगल 45 होगा, है ना। एंगल इधर भी 45, इधर भी 45। देखो हम कब कहते हैं, देखिए जैसे आपके पास है, मैंने बोला कि ये वाला पूर्व है, ये वाला उत्तर है, तो उत्तर पूर्व में मैं 10 मीटर चला, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर से भी 45 डिग्री और पश्चिम, मतलब उत्तर से भी 45 डिग्री और पूरब से भी 45 डिग्री, मतलब दोनों दिशाओं के जो आपकी दोनों डायरेक्शन है उनके जस्ट एज बीच में चला 45 डिग्री पर, तो मैं कहूंगा 10 मीटर उत्तर पूर्व चला। तो यहाँ पर भी सेम है कि 10 मीटर मैं पश्चिम दक्षिण, आई थिंक, हाँ, दक्षिण पश्चिम चला, तो 45 बीच में एंगल हो गया। तो अब मैं इसके घटक करूं तो इधर एक घटक हो जाएगा, इधर एक घटक हो जाएगा, तो 30√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 cos 45 आएगा। इधर भी 30√2 sin 45, cos 45 और sin 45 की एक ही वैल्यू होती है जो कि 1/√2 होती है, 3√2 अपॉन 1/√2, तो √2 से √2 खत्म, यानी 30 मीटर ये, और इधर भी 30 मीटर आएगा क्योंकि cos 45 और sin 45 इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू समान होती है। तो 30 मीटर, देखो विस्थापन आपसे क्या होता है, मैंने क्या कहा विस्थापन क्या है, उसने हमसे पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विस्थापन निकालना है, क्वेश्चन आई थिंक थर्ड है, ठीक है, आपको विस्थापन निकालना है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशियां सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। सदिश योग क्या होता है, मान लो मैं 10 मीटर इधर चला और 10 मीटर इधर चला और मैं वहीं पर आ गया, मतलब 10 मीटर इधर चल के आ गया, इधर 10 मीटर चला, तो इधर वाला 10 मीटर इधर वाले 10 मीटर को नष्ट कर देगा, है ना। तो वही सेम चीज है कि अगर मैं 20 मीटर ऊपर चल गया, 20 मीटर नीचे चल गया, ऊपर नीचे वेक्टर है, परिमाण समान, दिशाएं अलग, खत्म, वो चीज खत्म है ही नहीं, ये दूसरे को काट देंगे। और देखिए क्या कहा था, मैंने कहा था आपसे ऐसा, इस पर अगर 30 न्यूटन इधर लग रहा है और 40 न्यूटन लग रहा है, तो टोटल कितना लगेगा, 70 न्यूटन, एफ नेट 70 न्यूटन। मान लो आपके पास 30 न्यूटन इधर लग रहा है और 40 न्यूटन इधर लग रहा है, तो एफ नेट आपका इधर की ओर लगेगा कितना, 10 न्यूटन। तो उसी प्रकार देखो 20 मीटर आपका इधर है, 20 मीटर है ना, और 30 मीटर इधर है, 30 मीटर इधर है, तो देखिए कितना निकल के आएगा, जो आपका कुल विस्थापन वो 10 मीटर इधर की ओर होगा। इधर मतलब इधर क्या होती है, इधर मतलब पश्चिम की ओर, तो कह सकते हैं 10 मीटर जो आपका विस्थापन है किस ओर, पश्चिम की ओर। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, 10 मीटर पश्चिम की ओर। दस मीटर पश्चिम की ओर, फर्स्ट आई थिंक। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है
कि एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर है 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे संभव मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। नदी के जल का वेग किलोमीटर आवर। देखो, आपको एक नदी बनाना है। सबसे पहले नदी में कहा गया है कि जो सबसे कम दूरी नदी की ये होगी, क्योंकि जरा सा भी आपने ऐसा किया तो आपकी क्या होगी, दूरी बढ़ने लगेगी। तो जो लंबवत दूरी है ना, वही सबसे अधिक दूरी है। तो वह कितनी है, वो 1 किलोमीटर। और वो टाइम कितना कह रहा है, 15 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो आपको चाल दी गई है वो आवर में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। तो अगर मैं इसको घंटे में बदलूं तो वो कह सकता हूँ कि 1/4 आवर, यानी 60 का अगर मैं 60 का 1/4 गुना निकालूं तो 15 चौको 60, 15 मिनट निकल के आ गया। तो यही कहा कि मैं 15 मिनट को 1/4 घंटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने टाइम निकाल लिया 1/4 घंटा। और हमें क्या कहा गया कि एक नाव शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर से, देखो आपको याद रखना है कि नाव बी, मान लिया मैंने नाव बी वेग से चल रही है, जो कि हमें ज्ञात करना है ना, नदी के जल का वेग। तो जल का वेग मैंने बी मान लिया। अब जब नदी बह रही है, नदी इधर की ओर बह रही है, तो यहां से जब मैं नाव लेके चलूंगा, क्या लेके, मान लो मैंने यहां से नाव ले ली, एक नाव है ना, एक मैंने नाव लेके चलूंगा जब, तो मैं जब मान लो यहां से यहां, यहां से यहां आना चाहता हूं, मान लो यहां पर एट दिस पॉइंट, तो मैं यहां आना चाहता हूं, तो होगा क्या एक्चुअली में, जब मैं ऐसा आना चाहता हूं, आना यहां से, ये आना चाहता हूं ये, लेकिन मैं आऊंगा कैसे, मैं ये वाली रख के आऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर जा रहा हूँ तो ये जो जल का वेग है ना, जल का बी वेग है, मुझे धक्का देगा, धक्का देकर एक सीधा पथ बना देगा। यानी जो नाव का वेग कितना है, नाव का वेग वो है कितना किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वेग मतलब चाल, बेसिकली चाल, नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन नाव की एक्चुअल जो प्रभावी चाल मतलब ये धक्का दे रहा है, धक्का देने के बाद उसकी चाल कितनी रहेगी, उसे हम कहेंगे प्रभावी चाल। देखो, प्रभावी चाल बेसिकली जो बराबर होगी वो होगी जो लंबवत, ये लंबवत वाली, लंबवत, इसमें चाल क्या है, क्योंकि ये धक्का देगा, बेसिकली नाव यहां से ऐसे 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 चलती हुई जाएगी, जाना इधर चाहती थी, लेकिन इसने पानी ने धक्का देने के कारण इसे लंबवत चलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण इसका जो लंबवत वेग है ना, वो ये है लंबवत वेग। तो लंबवत वेग को हमने, या कह सकते हैं लंबवत चाल को हमने प्रभावी चाल मान लिया। वो हो जाएगी ये, इसके लिए हमें समय पता है और दूरी पता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 1, समय कितना है, 1/4। तो मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 4 किलोमीटर पर आवर ये प्राप्त होगा हमें। प्रभावी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर प्रभावी चाल है। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज है, एंगल 90, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण वर्ग बराबर होता है वो लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग होता है ना। आधार क्या है, यहाँ पर v है, बेसिकली ये जो है ना, ये हमने ये मान लिया, और ये जो हमने अभी प्रभावी निकाला है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, इसको मान लिया है ना, मतलब है ही, मान क्या लिया है। और ये जो इधर का है, जो हम एक्चुअल में जाना चाहते थे, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कर्ण वर्ग बराबर, कर्ण मतलब 5 का वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब वर्ग मतलब 4 का वर्ग
प्लस आधार वर्ग, आधार मतलब बी स्क्वायर मान लो, ठीक है। जब मैं 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नाव नहीं, ये पानी जल बह रहा है इस नदी में, कितने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये था अपना ये क्वेश्चन फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है ये तो आई थिंक हो चुका, हाँ। इसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आ जाएगा बहुत आसान। v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो आपसे बोला गया है कि v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर के बीच एंगल थीटा कितना होगा। हमने पार्ट नंबर 5 में, जो 5वां अपना पार्ट था, उस पार्ट में हमने ये चीज प्रूव करी है, और पार्ट 6 में भी एक बार ये क्वेश्चन देखा था कि जब दो सदिशों का योग का परिमाण और दो सदिशों का अंतर का परिमाण बराबर हो तो दो सदिश एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। यानी कि b1 जो आपकी वेक्टर है परपेंडिकुलर विद द b2, यानी थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, या फिर π/2, ये डिग्री और ये रेडियन है ना। तो हाँ, b1 व b2 परस्पर क्या है, लंबवत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन सदिश हैं जिनमें संबंध ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आपसे बोला गया है कि जो ए वेक्टर है वो किसके समांतर है, किसके समांतर है, क्वेश्चन ये है ना, कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है और रिलेशन ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से हमें पता लग रहा है कि ए वेक्टर जो आपकी है वो परपेंडिकुलर विद द बी वेक्टर, यहां से पता चल रहा है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर विद सी वेक्टर। ये कैसे पता चला, क्योंकि एक सदिश दूसरे सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो थीटा 90 होगा तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, जब दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, 90 होगा, है ना। हाँ ये चीज ठीक है। तो हम यहां से देखें ए वेक्टर, तो हमें ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि ए वेक्टर तो ये है, इस पर दो वेक्टर हैं, एक मान लो ये वेक्टर है, इस पर दूसरी ये वेक्टर, दोनों लंबवत हैं 90 डिग्री पर। कौन सी, वी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों लंबवत, ठीक है। यहां से हमें ये चीज समझ आ रही है, ए वेक्टर दोनों लंबवत हैं, ठीक है। बोला ए वेक्टर किसके समांतर है, तो देखो हम एक चीज जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो बताओ आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या निकल के आएगा, सदिश निकल के आएगा, तो उसकी दिशा होगी। तो वो दिशा बताओ एन कैप, दिशा क्या होगी। तो दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज आएगा दिशा बनाने के लिए, राइट हैंड थंब रूल।
अंगुली को मतलब जो आपके पास पहले है, जो पहली सदिश है उसके अनुदिश रखें, मतलब उसकी दिशा के अनुदिश रखें। तो देखो इसकी दिशा क्या है, हमने नहीं ऐसा रखेंगे, इसकी दिशा में रखें नीचे, जो पहली सदिश के दिशा में रखकर दूसरी सदिश की दिशा में, मतलब दूसरी सदिश की ओर घुमा देना है। ए वेक्टर की तरफ रखकर बी वेक्टर की तरफ मतलब हमने घुमाया, ए वेक्टर की तरफ रखकर बी वेक्टर की तरफ घुमाया, तो आपका अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, यानी अंदर की ओर आने का तात्पर्य जो आपकी इसकी दिशा आई वो लंबवत अंदर की ओर है। क्या देख लीजिए कि मैंने जब ऐसा रख के ऐसा किया, ऐसा रख के ऐसा किया, तो इधर अंदर की ओर, ये क्या अंदर की ओर है, तो ये क्या लंबवत है, लंबवत। तो हमें पता है कि एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, एक सदिश का दूसरे सदिश के साथ सदिश गुणन करवाते हैं, तो हमें वहां पर एक सदिश प्राप्त होती है, और उस सदिश की दिशा हमेशा उस तल के लंबवत होती है जिस तल में वो दोनों सदिश उपस्थित है ना। तो ये हमेशा लंबवत होती है। यदि हम देखें जो बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर मैं देखूं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा लंबवत होगा बी वेक्टर और सी वेक्टर से। तो हमें पता है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर से लंबवत होगा तो ए वेक्टर के समांतर होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के समांतर होगा ए सदिश। ये कॉन्सेप्ट इससे आया, इस चीज को आपको पहले समझ आना चाहिए, तो आप इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट जब हमने देखे थे थ्योरी, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। इसके बाद इसका आई थिंक डी है सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आपको एफ वेक्टर दी गई है, आपसे बोला गया कि एफ वेक्टर के लंबवत दूसरा सदिश निकालो। मतलब आपको एक सदिश दी गई है एफ वेक्टर, उसके ही लंबवत एक दूसरी सदिश निकालो, हमें निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एफ वेक्टर आपको दी गई है 4i कैप प्लस 3j कैप, आई थिंक नहीं माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप। तो एफ वेक्टर के इसके परपेंडिकुलर लंबवत दूसरी सदिश बताओ। दूसरी सदिश बताना है, ठीक है। देखिए इसके लंबवत सदिश कौन सी होगी, लंबवत सदिश निकालने के लिए परपेंडिकुलर सदिश कैसे निकलेगी। देखिए हमने मान लिया एक दूसरी वेक्टर जो है वो हमने मान ली F1 वेक्टर है, कौन सी F1 वेक्टर। तो F1 वेक्टर और F वेक्टर दोनों क्या है, लंबवत है। जो हमें सदिश निकालना है दूसरी सदिश, उसको हमने F1 वेक्टर मान लिया, F1 वेक्टर मान लिया। तो F1 वेक्टर और F वेक्टर एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो जब लंबवत होते हैं तो हम जानते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य। ये चीज अंडरस्टूड है, हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि F वेक्टर डॉट F1 वेक्टर जो होता है F1 cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। थीटा की वैल्यू कितनी, 90। cos 90 कितना होता है, 0, तो पूरा 0 हो जाता है।
तो ये 0 आएगा। तो f वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप। f1 हमें निकालना है, f1 हमें निकालना है इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम इसको शून्य करने के लिए एक दिमाग लगाना है। यदि हम i के साथ i का करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो हमें 1 प्राप्त होगा। i के साथ j का करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो हमें 0 प्राप्त होगा, है ना। j का अगर j के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन j का हम i के साथ करवाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि हमें इसको 0 बनाना है। तो f वेक्टर क्या लें हम? तो f वेक्टर के लिए एक चीज तो अंडरस्टूड आपको समझ आनी चाहिए कि यदि यहाँ पर i हो गया, f1 में i कैप हुआ मतलब x अक्ष पर इकाई सदिश हुआ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा i में। तो यहाँ पर i नहीं होना चाहिए, j नहीं होना चाहिए, k होना चाहिए, क्योंकि k होगा। जैसे ऑप्शन में हमें एक k से रिलेटेड 7k कैप दिया गया है, तो हमने ऑप्शन से देखा, हमें ऑप्शन से, क्योंकि कई बार में ऑप्शन से आसान हो जाता है, ऑप्शन में 7k कैप। लेकिन हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इसको शून्य बनाने के लिए इसमें i कैप नहीं होना चाहिए और j कैप नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर i के साथ i करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कभी शून्य आ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम i के साथ j के करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन हम j ले लेंगे तो i का j के साथ 0 हो जाएगा, लेकिन j का j के साथ 1 हो जाएगा। लेकिन यदि हम k ले लें तो k का i के साथ भी 0 होगा, k का j के साथ भी 0 होगा, पूरा 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये 0 आ जाएगा। इसीलिए तो ऑप्शन में हमें k कैप वाला सिर्फ एक दे रखा, वो भी सी ऑप्शन। हमने उसको उठाया और मल्टीप्लाई करना शुरू, मतलब डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये किया हमने डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ तो i कैप है ही नहीं, तो ये 0। j का j के साथ 0, तो k कुछ है ही नहीं, तो पूरा ही 0 निकल के आएगा। क्या 0? क्या निकल के आएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये चीज क्या हो रही है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो रहा है। यानी हमारा जो हमने f1 वेक्टर है वो 7k कैप ही होगा। ये अपना हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि छांटिए। सदिश राशियां देखना है, ठीक है। सदिश राशि पहला है विद्युत धारा। देखिए प्रवाहित धारा, वैद्युत धारा के लिए हम पहले ही देख चुके हैं। सबसे पहला पार्ट जिसमें हमने एग्जांपल दिया था बल और वैद्युत धारा का, तो वैद्युत धारा क्या थी, एक अदिश राशि, क्योंकि वो सदिश योग का नियम का पालन नहीं करते। तो अदिश राशि मतलब सदिश पहचानना है। तो सदिश में पहला तो आपका बोले तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, वो नहीं है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, चक्रण करती हुई वस्तु का आघूर्ण। आघूर्ण मोमेंटम। आघूर्ण क्या होता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर टाउ पर एक वेक्टर लगा है, टाउ पर क्या लगा है, वेक्टर, यानी टाउ क्या है, बेसिकली आघूर्ण क्या है, सदिश है। आघूर्ण आपकी सदिश है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी एक बिंदु पर आघूर्ण आपका कांस्टेंट होगा, मतलब नियत होगा। कैसे, जैसे आपके मान लो आपके पास एक ये है, इस पर एक यहाँ पर बल लग रहा है और एक आपका यहाँ पर एक F1, तो इसका मान लो एक वस्तु है नीचे जिस पर इधर F1 और यहाँ पर F2, मान लो यहाँ पर R बल लग रहा है, मतलब एक R परिणामी फोर्स है। मान लो यहाँ से x दूरी पर ये परिणामी आ रहा है, इससे x माइनस, इसको अगर हम पूरा y मान लें तो x माइनस y माइनस x दूरी पर ये F2 बल लग रहा है R से,
ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर जो अपना पॉइंट, मान लो इसको O कह दो, तो पॉइंट O पर जो आपका मोमेंटम होगा, मोमेंटम आघूर्ण होगा, वो क्या होगा, F1x इज इक्वल टू F2 बाई माइनस एक्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है और इस पर अभी हम एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आगे ऑप्शन है विभव अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक सदिश एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस का 3j कैप एफ वेक्टर, ये तो आई थिंक हो चुका, अभी हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लंबवत सदिश वाला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिणावर्त क्रम क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं दक्षिणावर्त क्रम, या आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज क्रम, है ना, क्लॉकवाइज क्रम, जो आपका क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त क्रम। देखो दक्षिणावर्त क्या होता है, ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ये आपका के कैप है। तो आई से जे, जे से के से आई, ये आपका जो क्रम होता है इसे हम दक्षिणावर्त क्रम कहते हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर। जब हम आई कैप क्रॉस आई कैप करवाते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप नहीं, आई कैप क्रॉस जे कैप करवाते हैं, आई और जे का करवाएंगे तो के कैप निकल के आएगा, है ना। और आप जे कैप और के कैप करवाएंगे तो आपका आई कैप निकल कर आएगा। और आप आई कैप जे कैप आप यदि आपको जे कैप निकालना है तो के कैप क्रॉस आई कैप करवा दो तो आपका जे कैप निकल के आ जाएगा। तो यही जो होते हैं ना, इन्हें हम दक्षिणावर्त नियम, दक्षिणावर्त क्रम कहते हैं। तो आई कैप जे कैप प्लस आई कैप, जे कैप प्लस नहीं, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। हाँ यही वाला सही है, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है। ये अपना राइट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब आपको दो वेक्टर दी गई है, ए वेक्टर व बी वेक्टर, जिनके मध्य एंगल आपको थीटा दिया गया है। और बोला गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। बस यही अपना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर एक प्रॉपर्टी के थ्रू दिया जाएगा। एक आपका गुण है प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी डॉट प्रोडक्ट की, वो ये है कि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों ही चीजें समान होंगी, क्योंकि जो दो सदस्यों का अदिश गुणन एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जिसके लिए ये चीज सत्य है। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह क्या रख देंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर मैं एक सेकंड के लिए ऐसा देख लूं, ए बी वेक्टर डॉट ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और हम जानते हैं ए वेक्टर
डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू शून्य होता है। कैसे? क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? ए साइन, एक सेकेंड, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू ये बताओ, एक सदिश ए है, एक सदिश ए है, वही सदिश है, उनके मध्य एंगल कितना होगा? 0। तो हम यहाँ पर जब एंगल 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसीलिए हमने कहा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू शून्य होता है। तो ये चीज तो शून्य हो गई, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो शून्य आ जाएगा, ये शून्य सदिश शून्य, पूरा शून्य आ जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू शून्य। शून्य। इसके बाद यदि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल इलेवेंथ ऑफ क्वेश्चन, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, या मतलब आपने एक वेक्टर मान ली ए और दूसरी वेक्टर बी मान ली, उनका सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। कह रहा है उसके अदिश गुणनफल के परिमाण का, मतलब जो सदिश गुणनफल के परिमाण का, बेसिकली दो सदिशों का सदिश गुणन का परिमाण बराबर है दो सदिशों के अदिश गुणन के √3 गुणा। यानी अगर हम कुछ इस प्रकार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये है अपना बस दो सदिशों का सदिश, दो सदिशों का सदिश गुणन का परिमाण बराबर है दो सदिशों का अदिश गुणन गुणा में √3 के। तो इसको क्या कर सकते हैं? ए बी साइन थीटा, और अगर मैं इधर इसको नीचे इधर भेज दूं, नीचे क्या परिमाण बोला गया? एक सेकंड, अच्छा ठीक है, परिमाण, मैंने इसको खोल दिया, ओपन कर दिया, खोल दिया पूरा, ठीक है। परिमाण कहने से तात्पर्य ये है कि पूछा क्या गया है? एंगल पूछा गया, बस आप इसको ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये ए बी इससे चला जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो आपका थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इस प्रकार से अपन कर लेंगे। मतलब दो सदिशों का सदिश गुणन का परिमाण, बेसिकली आपका यहाँ पर आप ये चीज लगाएं और इसको जब आप खोलेंगे तो ये चीज खुलेगी। तो मैंने इसको आराम से काट के आंसर ले लिया, है ना। दो सदिशों का हमने इसको खोल के इस प्रकार थीटा इक्वल टू √3 आंसर हमने निकाल लिया इस तरीके से। मतलब मैंने ब्रैकेट या आपका जो मैग्नीट्यूड था उसको रखकर आंसर दे दिया। तो आपका यानी कि 60 को क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू π/3, क्योंकि आपसे इस प्रकार पूछा गया है। तो π/3, हाँ, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद देखिए बोला गया है कि हवाई जहाज 250 मील एक सीध में यात्रा करता है। एक हवाई जहाज है, वो 250 मील एक सीध में यात्रा करता है। बारहवां क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज है, वो 250 मील एक सीध में यात्रा करता है और उत्तर दिशा से 30 डिग्री पूर्व की ओर कोण बनाता है। देखो वो एक ऐसा है, सीध में गति करता है, उत्तर दिशा से 30 डिग्री एंगल बनाता है, उत्तर दिशा से पूर्व की ओर, ठीक है। ये कितना? 250 मील, 250 मील। इस जहाज ने उत्तर व पूर्व दिशा में कितनी यात्रा अपने प्रारंभिक स्थान से की है?
ये इसका जो प्रारंभिक स्थान से उसने उत्तर कहाँ, उत्तर और पूर्व कितनी यात्रा की है। तो मैं इसके घटक कर दूं तो 250 cos 30 कितने होते हैं, cos 30 होता है 1/√2, नहीं 1/2। एक सेकेंड, बोला गया है कि उत्तर दिशा से 30 डिग्री पूर्व की ओर, उत्तर दिशा से बनाया है ना, कुछ इस प्रकार से पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये cos 30 होगा, cos 30 की वैल्यू cos 30, एक सेकंड, cos 30 की आई थिंक √3/2 होगी, तो यहाँ पर √3/2, तो इसको मैं करूँ तो 125, तो 125 और 1.732, तो आई थिंक 216 आई थिंक कुछ आ रहा है, हाँ 216.5 मीटर, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है, सीधी बात। इधर करेंगे f नहीं 250 sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 250 और मल्टीप्लाइड 1/2, तो 125 मीटर। यानी कि ये जो प्रारंभिक स्थान से पूर्व की ओर 125 मील चला जहाज, और उत्तर की ओर 216.5 मीटर चला, यानी कि थर्ड ऑप्शन, पूर्व की ओर 125, उत्तर की ओर 216.5। देखो ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि आपसे 10 मीटर पर सेकंड से के वेग से पूर्व की दिशा की ओर चलता हुआ एक स्कूटर 90 डिग्री से दाएं की ओर मुड़ जाता है। मतलब ऐसा 10 मीटर पर सेकंड, आई थिंक 10 ही है, हाँ 10 मीटर पर सेकंड किस ओर, पूर्व की ओर चलता है, और यह अचानक 90 डिग्री पर मुड़ जाता है, ठीक है मुड़ दिया। यदि मुड़ते समय स्कूटर की चाल में परिवर्तन नहीं आता तो स्कूटर के वेग में परिवर्तन बताओ। मतलब मुड़ते समय, यहाँ पर भी मुड़ते समय स्कूटर की चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हमें बताना है कि स्कूटर की चाल में परिवर्तन क्या कितना होगा। बेसिकली चाल में परिवर्तन जो होता है वो होता है, चाल में परिवर्तन वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, लेकिन हमें वेक्टर दी नहीं गई है ना। अगर हम परिमाण इस प्रकार देखें, इस प्रकार होता है, लेकिन हमें अगर डेल्टा मतलब अगर हमें इसका परिमाण निकालना हो तो हम दो सदिशों के अंतर का परिमाण वाला सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस का 2v1 v2 cos ऑफ थीटा वाला। थीटा कितना है, 90 है ना। ये वाली हमने माना v1 वेक्टर v2 वेक्टर, एंगल थीटा 90 है, और cos 90 कितना होता है 0, यानी कि ये वाला टर्म पूरा कितना हो गया 0, क्योंकि cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0। तो डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर v1 वेक्टर बोले तो 10 का स्क्वायर है ना, v2 वेक्टर यानी कि आपका 10, v2 वेक्टर कितना है, मतलब आपका कोई चाल में परिवर्तन नहीं आया मुड़ते समय, तो वो भी 10 हो गया, 10 यानी 100, इधर भी 100 100 100 200, यानी कि 10√2 यानी कि लगभग 1.41 यानी कि 14.14 मीटर, इतनी है, मतलब मीटर पर सेकंड, ये आ गया।
14.14। हाँ आई थिंक डी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन। और बोल रहा है आगे दिशा भी निकालना। देखो दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी आपकी, ये पूरब है और ये उत्तर है, तो आपकी जो दिशा होगी वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। एक सेकंड, 10 मिनट, नहीं दक्षिण पूर्व होगी। क्या दक्षिण पूर्व? आप कहोगे क्यों, ये कैसे होगा? क्योंकि देखो डेल्टा बी की दिशा क्या होगी, B2। B2 क्या है, ये माइनस B1। नहीं यहां पर यही होगा B1 माइनस B2 आई थिंक, क्योंकि जब हम करते हैं तो B1 प्लस B2 करते हैं और B1 माइनस B2 आई थिंक यही होगा, है ना। तो B1 वेक्टर किधर है, पूर्व की तरफ है, B2 वेक्टर के ऊपर माइनस लगा है। माइनस का अर्थ है कि दिशा उल्टी हो जाएगी। देखो B1 यानी पूर्व, पूर्व इधर की ओर हो गया, दिशा देख रहे हैं, माइनस B2, माइनस B2 मतलब B2 ऊपर है, माइनस लग गया तो नीचे हो जाएगा यानी दक्षिण। तो जो आपकी दिशा निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, दक्षिण पूर्व। क्या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसीलिए आपकी जो दिशा हुई वो 14.14 डी ऑप्शन मीटर पर सेकेंड आपकी दक्षिण पूर्व दिशा में इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका 34 में सॉरी 14 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान परिमाण F वाले दो बलों का परिणामी परिमाण √2F हो तो बताइए दोनों बलों के बीच कोण बताइए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक परिमाण ये है, एक ये है, नहीं हमें नहीं पता एंगल कितना है, मतलब आपके पास एक वेक्टर मतलब F1 वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर और एक मतलब एक और F1 मतलब एक F वेक्टर मतलब F1 वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, F2 वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर। दोनों सदिश में क्या है, सदिशों के जो परिमाण है, बेसिकली वो कह रहा है कि F1 वेक्टर का परिमाण और F2 वेक्टर का परिमाण बराबर है, F है मतलब सीधी बात। F1 जो आपकी वेक्टर है उसका भी परिमाण F है और F2 वेक्टर का भी परिमाण F है, और इसका जो परिणामी निकल के आ रहा है वो √2F निकल के आ रहा है। तो एंगल थीटा कितना होगा ये बताना है। तो देखिए एंगल थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये R पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R² मतलब R अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, ये वाला फॉर्मूला है ना। यहाँ से स्क्वायर हटता है, अंडर रूट उधर चला जाता है, वही वाला फॉर्मूला। तो R² कितना है, √2F का स्क्वायर, F1 का परिमाण कितना है F, तो F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F क्योंकि F1 रखेंगे F है, F2 रखेंगे F है, तो ये F² हो जाएगा cos ऑफ थीटा। तो निकालना क्या है, इन दोनों के मध्य एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। तो ये निकल गया 2F² इज इक्वल टू 2F² है ना प्लस 2F² cos ऑफ थीटा। तो ये भाई ये 2F² इस 2F² काट देगा, 2F² इज इक्वल 2F² काटने का मतलब ये है कि इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा,
यानी 0 आ जाएगा इक्वल में। ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2f² माइनस का, देखो 2f², जब ये वाला 2f² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा सीधा सीधा। तो 2f² इज इक्वल टू कितना, इधर शून्य आ गया, शून्य, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू शून्य, थीटा कितना हो जाएगा 90। ये हो गया अपना थीटा 90 आ गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 4 न्यूटन और 5 न्यूटन के बल है, मतलब एक F1 बल है जो कि 4 न्यूटन का है, F2 है जो कि 6 न्यूटन का है, और 4 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो समांतर बल 4 मीटर दूरी, x कितनी है 4, मतलब आपके पास दूरी कितनी है d मान ली मैंने, d कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर की दूरी पर एक पिंड पर कार्यशील है, परिणामी बल कितना होगा। देखो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट देखा था, मान लो यहाँ पर एक आपके पास वस्तु है जिस पर एक F1 बल कार्य कर रहा है और एक F2 बल कार्य कर रहा है, कैसा, समांतर। देखो ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर क्या है, समांतर है, दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, कितने दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, और हमसे कहा गया कि जो परिणामी होगा वो कहाँ होगा, कितनी दूरी पर होगा और कितना होगा। तो मैंने मान लिया परिणामी यहाँ है, r है, वो भी कितना परिणामी है, r है, और मैंने मान लिया F1 से x दूरी पर है और F2 से, अगर ये x है तो ये हम कह सकते हैं 4 माइनस x मीटर हो जाएगा, है ना, ये ऐसा ही तो कह सकते हैं, ये x मीटर है, ये 4 माइनस x मीटर, ये 4 मीटर है, ठीक है। हमने अभी देखा था किसी भी बिंदु पर मतलब किसी बिंदु पर ऐसा कुछ दिखे तो उसके लिए मोमेंटम, अभी हमने देखा था मोमेंटम क्या होता है आपका, बेसिकली r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये आप कह सकते हैं कि आपका टाउ RF के बराबर होता है, बस, है ना, दूरी मतलब और बल के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए दूरी f कितना है, F1 इंटू एक्स इज इक्वल टू F2 इंटू 4 माइनस एक्स। F1 कितना है 4, तो 4x इज इक्वल टू F2 कितना है 6, 4 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 6x, तो ये इधर ले जाएंगे तो 10x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 2.4। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो x है, और परिणामी कैसे निकालते हैं, देखो एक दूसरे से क्या है, थीटा कितना है, दोनों सदिशों के बीच समांतर है तो 0 डिग्री, ठीक है। परिणामी निकालने के लिए r² इज इक्वल टू 4 का मतलब F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से r² इज इक्वल टू, मान लो ऐसा r इज इक्वल टू, अंडर रूट दे दो, अंदर रूट दे दिया, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2, यही तो बचा, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया, तो हट गया वो तो ये हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो हम यहाँ से कह सकते हैं r इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी r इज इक्वल टू F1 प्लस F2। परिणामी जो होगा दोनों बलों के योग के बराबर होगा। अगले बार से हम ध्यान रखेंगे जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होंगी तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम सीधा सीधा दोनों सदिशों का योग कर देंगे। हमने इसको कॉन्सेप्ट थ्योरी जब हमने पढ़ी थी इस चैप्टर की, तो उसमें भी हमने देखा था कॉन्सेप्ट जब पढ़े थे। तो r इज इक्वल टू F1 कितना है, लेकिन एक बार हमने फिर से देख लिया 4 प्लस 6, तो परिणामी निकल जाएगा 10 न्यूटन। मतलब F1 से, देखो x क्या है 2.4, F1 से 2.4 दूरी पर,
10 न्यूटन पर डामी। तो कह सकते हैं कि 4 न्यूटन जो आपका है ना, 4 न्यूटन से 2.4 मीटर दूर, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर मैं 4 माइनस एक्स करूंगा तो 1.8 आएगा। ये वाला कितना आएगा? 1.8 मीटर, और ये वाला 2.4 मीटर। तो अगर यदि मैं यहां से देखूं तो कह सकता हूं कि 6 न्यूटन से 1.8 मीटर दूर है आपका जो परिणामी है। ये दोनों आपके राइट आंसर ऑप्शन में ये दिया गया है, यही सही हो जाएगा। आई थिंक बी ऑप्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन होने के बाद 15 क्वेश्चन आई थिंक हो चुके हैं। देखो आपको इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी बहुत सारे ऐसे ही तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं पार्ट 8 में कुछ अच्छे और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ।